हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू स्टोरी बेकरारी। चलें शुरू करते हैं बेकरारी और होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से हमें रात को सीन दिखाया जाता है। इस अगले सीन में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर दिखाया जाता है। ये घर किसी और का नहीं, आदित्य का होता है। ये घर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होता है। आदित्य अपने घर में बैठकर अपना डिनर कर रही होती है तो उसके डोर पर कोई नॉक करता है। अदिति समझ जाती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो अंदर से आवाज़ देती है कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजे की उस साइड पे जो इंसान था वो अंदर आता है। वो कोई और नहीं, उसकी सेक्रेटरी होती है। वो देखती है कि आदिति डिनर कर रही है। वो चुपचाप अंदर आती है तो आदिति उसे भी डिनर के लिए ऑफ़र करती है कि आओ मेरे साथ बैठो और डिनर करो। तो वो आकर चुपचाप डिनर करने के लिए बैठ जाती है। उसकी एक नज़र अदिति पर थी। अदिति ने अपना नाइट का वाइट कलर का जो गौन होता है ना, वो पहना हुआ था, नाइट गौन। उसमें अदिति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अदिति उसे डिनर करने के लिए कहती है और कहती है कि ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अदिति समझ जाती है कि उसकी नज़रों को देख के कि वो उसी की तरफ देख रही है। ये दोनों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके एक हाथ में वाइन का गिलास होता है। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है अपने पास और उसे एकदम से अपनी तरफ खींचती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उनकी नज़रें एक दूसरे से मिल रही होती हैं। अदिति उसे कहती है, ये सब क्या था? मुझे ये सब पसंद नहीं है कि जब मैं खाना वगैरह खा रही हूँ तो मुझे कोई इस तरह से देखे। ये सब कहकर वो अपने गिलास में से एक सिप लेती है और उसके बाद अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखती है और उसे किस करना स्टार्ट करती है। और किस करते करते वो उसके कमर को दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करती है और सामने के टेबल पर बिठा देती है। अब उसके हाथ धीरे धीरे उसकी लेग्स को बहुत अच्छी तरह यानी कि उसकी लेग्स पर उसके हाथ मूव कर रहे थे और अपने हाथों से उसकी लेग्स को दरमियान में से हटाती है और जगह बनाती है और ख़ुद दरमियान में आ जाती है। वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब इनके जो क्लॉथ हैं वो ओपन होना शुरू हो गए थे। अदिति का एक हाथ उसके तमाम शर्ट्स के बटन को ओपन कर रहा था। अदिति जो कि एक बहुत रिच वूमेन है, बिजनेस वूमेन है, उसकी बस ये एक बुरी आदत है कि उसे हर रात किसी न किसी की नीड होती है। वो अदिति अपनी सेक्रेटरी को अपने बेडरूम में लेके जाती हैं और उसे अपने बेड पर पुश करती हैं और ख़ुद उसके टॉप पर आ जाती हैं। उसकी सेक्रेटरी एकदम से हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो समझती थी कि अदिति शायद ये सारा कुछ बहुत आराम से सॉफ्टली करेगी, लेकिन अदिति को सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करने से मकसद था। उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई फीलिंग्स थी। जैसा होता है ना कि नॉर्मल कपल्स अब के जब अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं तो एक फीलिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके दरमियान। उनके दरमियान सिर्फ वो नीड्स थी जिनको अदिति पूरा करना चाहती थी। उनके दरमियान में ये सेशन 30 मिनट तक चलता है। उसके बाद अदिति अपनी तमाम नीड्स पूरी करने के बाद एक साइड पर बैठ के जाकर लेट जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसकी तरफ देखती है कि शायद वो पलट कर उसकी तरफ देखेगी, लेकिन अदिति ऐसा कुछ नहीं करती और वो सो जाती है। तो आते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह मॉर्निंग के सीन में हमने देखा था कि इशिका का पेपर था, तो वो अपनी दोस्त एनी को इसकी तैयारी करवाती है। एनी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी कोई भी तैयारी नहीं थी। वो रिक्वेस्ट करती है इशिका से। एनी अपनी दोस्त इशिका से रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ मेरी थोड़ी सी तैयारी करवा दे, मेरी आज कोई तैयारी नहीं है, तू जानती तो है मुझे लगता है मैं फ़ेल हो जाऊंगी,
मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं अपने घर वालों की वजह से कॉलेज आती हूँ। ये सब बातें वो एनी को बता रही होती हैं। एनी मुस्कुराती, इशिका मुस्कुराती है और एनी की तरफ देखती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही बातें करते करते ये अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं और इनका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये दोनों एग्ज़ाम दे के वापस आती हैं तो देखती है एनी कि अभी, इशिका देखती है कि एनी अभी तक वापस नहीं आई एग्ज़ाम दे के। तो पीछे से एकदम से आके उसे कोई हक करता है और एक्साइटमेंट में उसकी ना चिक्स पर किस भी करता है। इशिका बहुत हैरान होती है कि ये कौन है। तो वो कोई और नहीं, एनी होती है। एनी उसकी तारीफ़ करती है और कहती है कि यार अगर तू नहीं होती ना तो मैं फ़ेल हो जाती। तू तो जानती है मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये घर वालों के डर से मुझे पढ़ना पड़ता है, वरना मैं तो कभी नहीं पढ़ूँ। तो इशिका उसे पीछे हटाती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ, चल अब मुझे कोई ज़रूरी काम है और मैं उस काम की वजह से कहीं जा रही हूँ, तो मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ। एनी उसे रोकती है और उससे पूछती है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, तुझे अभी क्या काम है, चल ना कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इशिका बड़े प्यार से उसे कहती है मुझे कोई काम है, प्लीज़ जाने देना यार। तो एनी कहती है मैं जानती हूँ तुझे कौन सा काम है ज़रूरी, तू वहीं जा रही है ना। तो इशिका स्माइल करती है, तुझे पता है, ये इशिका ये अल्फाज एनी को कहती है। तो एनी कहती है हाँ मुझे सब पता है कि तू इस टाइम कहाँ जाती है। वो ये कहकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। ये एक छोटा सा घर था, यहाँ पर एक अंकल और आंटी रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा एजिड थे। ये घर उनके हॉस्टल के बहुत पास था। इशिका जब भी बाहर जाती थी तो वो देखती थी इस घर को कि यहाँ पे कौन रहता है। वहाँ पे एक अंकल आंटी रहते थे, तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो अपने घर के काम भी खुद किया करते थे। इशिका एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी, वो हर किसी की मदद करती थी। इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता, जब भी टाइम मिलता, तो वो इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाती थी और इनके घर के काम भी करती थी। वो लोग इशिका से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। इशिका अपने तमाम दिन की मसरूफियात के बाद अपने हॉस्टल वापस आती है और हॉस्टल वापस आकर वो आराम से अपने बेड पर लेट जाती हैं। अभी एनी उस रूम में नहीं थी। एनी किसी काम से शायद बाहर गई थी, रूम में कोई नहीं था, तो इशिका आंखें बंद करके चुपचाप अपने बेड पर लेट जाते हैं। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि अगली साइड की तरफ। नताशा, जैसा कि उसे एक सुबह स्कूल में फंक्शन अटेंड करना था जहाँ पे उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वो उसी वजह से सुबह 4 बजे उसकी फ़्लाइट थी। वो सुबह 4 बजे 3 साढ़े 3 बजे उठती है, जल्दी से तैयार होती है और अपनी फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट चली जाती है। वहाँ से वो बनारस के लिए निकलती है। बनारस पहुंचकर वहाँ एक होटल में रुकती है। नताशा एक बहुत अच्छी सिंगर और डांसर थी और काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने से। हर जगह पर उसकी तारीफ़ें होती थी कि ये बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी डांसर है। लोग उसके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरी साइड आते हैं अदिति। जैसा कि हमने सुना था कि सेक्रेटरी ने अदिति को उसका तमाम शेड्यूल बताया था कि मैम आपकी कल एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और आपको ये अटेंड करनी ही पड़ेगी। वो भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए सुबह बनारस के लिए निकल पड़ती है। बनारस पहुंचकर सबसे पहले वो अपनी बिज़नेस मीटिंग जो भी उसकी होती हैं उसे अटेंड करती है। अदिति जो कि एक बहुत ही रिच बिजनेस वूमेन थी, उसे हर तरह के बिज़नेस करने का शौक़ था। उसके बहुत सारी अलग अलग कंपनीज थी, बहुत सारे उसके बिज़नेस थे, इसीलिए उसे बहुत से लोगों के साथ मिलना पड़ता था। ये जिस डील के लिए वो अदिति जो है, जिस भी डील के लिए आई हुई थी बनारस, ये कंपनी उस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी थी।
इससे उनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। वो यहाँ एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट बनाना चाहती थी। उसने काफ़ी जगह ख़रीदी थी। अदिति की तमाम मीटिंग हो जाती हैं। अब रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अदिति बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मीटिंग्स करके। वो बहुत से लोगों से मिली थी, इसीलिए अब वो अपनी मैनेजर को कहती है कि अब उसकी कोई भी मीटिंग है तो उसे कल के शेड्यूल में डाले, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है और अब वो आराम करेगी। ये कहकर वो अपने फार्म हाउस जो उसके मैनेजर ने उसके लिए अरेंज किया था वहाँ पहुँच जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत था, हर तरफ ग्रीनरी थी और इस घर का व्यू बहुत ही ज़्यादा पुरसकून था। अदिति अपने रूम में जाती है, शावर लेती है और किसी को फ़ोन करती है। कुछ देर बाद ही वहाँ एक लड़की आती है। वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा मिनी थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो एक कॉल गर्ल है। अदिति एक रिच बिजनेस वूमेन थी और वो बहुत कामयाब इंसान थी, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि उसे हर रात किसी न किसी की नीड होती है। ये रात भी उसकी तमाम रातों की तरह गुजरती है और सुबह होते ही वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज अदिति को वापस जाना था। वो अपना फ़ोन देखती है, अपने फ़ोन के जो भी मैसेजेस होते हैं, ईमेल, वो चेक करती है। वो अपने स्टेटस चेक करती है व्हाट्सएप पे, तो उसे पता चलता है कि नताशा वो भी बनारस आई हुई है। मैं यहाँ आपको बताऊँ कि नताशा और जो अदिति हैं वो बहुत अच्छी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। नताशा और जो है ना, ये बचपन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। वो नताशा को कॉल करती है, मसरूफ़ होने की वजह से वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। अदिति भी अपना फ़ोन रख देती है, वो शावर लेने चले जाती हैं। तैयार होकर वो नीचे आती है और अपने टेबल जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट उसकी जो मेड है उन्होंने रेडी किया हुआ था, डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है आके, तो अपना ब्रेकफास्ट करती है। तो उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग होता है। ये कॉल होती है नताशा की। अदिति कॉल अटेंड करती है तो सामने से नताशा कहती है, सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मैंने फ़ोन भी साइलेंट पे किया था और मुझे पता नहीं चला कि तेरा फ़ोन आ रहा था। तो ये सब बातें सुनकर अदिति कहती है, ये सब बकवास बंद कर, अब हम दोनों के दरमियान ऐसी बातें कब से होना शुरू हो गई। तो नताशा मुस्कुराती है। तो इसी दौरान वो उसे एक लोकेशन भेजती है। अदिति कहती है कि मैं तुझे एक लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से ये लोकेशन को देख और मुझसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच जा। नताशा अपना फ़ोन चेक करती है, उस लोकेशन को देखती है तो वो बनारस की लोकेशन होती है। वो समझ जाती है कि अदिति भी बनारस में ही है। वो उसे आने का कहती है और उसे बताती है कि उसके आज एक रिकॉर्डिंग है। वो जल्दी से अपनी रिकॉर्डिंग को ख़त्म करती है और उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी आती है। ये सब बातें उनके दरमियान चल रही थी। तो वो ये काम ख़त्म करने के बाद, कॉल ख़त्म बंद करने के बाद अपना एक फ़ोन रखती हैं और जो नताशा होती है जल्दी से अपना काम ख़त्म करने के लिए वहाँ से चले जाती हैं। तो आते हैं अपने दूसरी तरफ। इशिका अपने सब काम ख़त्म करके अपने हॉस्टल वापस आती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, आती है, वो आराम करती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है, वो फिर उठती है। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठती है और एक बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। तो एनी उसी दौरान कमरे में दाखिल होती है। वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी और उसे टीस करते हुए कहती है, तू कैसी लड़की है, सारा दिन पढ़ने में, काम करने में मसरूफ़ रहती है। ये बातें इशिका जब उसकी तरफ देखती है तो एनी चुप हो जाती है कि शायद इशिका को मेरी ये बातें, मेरा मजाक अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि वो इसे इंजॉय कर रही होती है। इशिका उसे एनी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो उसे टीच करती है, उसे मजाक करती है, जैसा कि बेस्ट फ्रेंड के दरमियान दोस्तों के साथ बातें चलती रहती हैं। इसी तरह उनकी तमाम बातें चल रही होती हैं।
तो एनी उसे दोबारा फिर मजाक करते हुए कहती है कि आज की समाज सेवा तुम्हारी ख़त्म हो गई। तो एनी इशिका जो होती है इंटेंस लुक उसकी तरफ देती है। तो एनी भाग कर उसे बैक हग करती है और कहती है मजाक कर रही थी यार, बस गुस्सा नहीं मजाक कर रही थी, तू जानती है ना तुझे तंग करना मुझे कितना अच्छा लगता है। तो इशिका वहीं सामने टेबल से एक बुक लेती है और उसी बुक को उसके सर पर मारती है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारती, जैसे आराम से हिट करना होता है एक दूसरे को, वो इस तरह करती है और उसे कहती है ये जो दिमाग है ना इसे पढ़ने में लगा, मुझ पर नहीं लगा। एनी कहती है अरे यार मारा क्यों, तुझे तो पता है ना आगे इस दिमाग में कुछ जाता नहीं है, पढ़ाई कैसे करूँ मैं। ये सब बातें उनकी चल रही होती हैं। तभी एनी उसे कहती है यार तू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, कॉलेज के तमाम लड़के तुम पर मरते हैं और तुम एक हो ऐसी लड़की हो जो अपना सारा टाइम इन बुक्स में लगी रहती हो। अगर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती ना तो कसम से तू मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये बात तो एनी ने ऐसे ही मजाक में कही, लेकिन इशिका उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि आज तो तूने मुझे ये मजाक किया, आइंदा से मैं तेरे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुनूँ। ये कहकर वो उससे नाराज़ होती है। तो एनी उसे मनाने के लिए आती है कि प्लीज़ ना यार, दोस्तों में ये मजाक चलते रहते हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रही है। ऐसा नहीं है कि इशिका एक खूबसूरत नहीं थी, लड़की नहीं थी, इशिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। परफेक्ट हाइट, लॉन्ग हेयर, ब्राउन आइज़, परफेक्ट लिप्स और इतना ज़बरदस्त उसका फिगर था, तो ऐसा लगता था उसको देख के जैसे कोई मॉडल आ रही है। हर कोई उसकी तरफ देखता था तो एक नज़र देखता ही रह जाता था। उससे उसके बोलने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था, लेकिन वो जब एनी के साथ बात करती थी कभी कभी गुस्से में भी आ जाती थी, ये दोस्तों में तो चलता है। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा ठहराव था, वो बहुत ज़्यादा आराम से बात करती थी और लोगों को हमेशा अपनी तरफ तवज्जो करती थी। इनकी इन्हीं बातों में इशिका को एक कॉल आती है। ये कॉल रूही की होती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रूही जो है वो इशिका की कज़न सिस्टर है। इशिका जैसे ही कॉल को देखती है वो रूही को कॉल करती है, उसे कहती है कि आज मेरी लिटिल सिस्टर को मेरी याद कैसे आ गई। रूही कहती है कि दी आप कैसी हो। तो इशिका उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। रूही इशिका से कहती है दी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगी ना। तो इशिका सोचती है कि ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रिक्वेस्ट की जा रही है। वो उसे पूछती है पहले मैं काम सुनूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपका ये काम करूंगी या नहीं। तो रूही उसे बताती है कि उसके स्कूल में कल सुबह एक फंक्शन है। मॉम डैड उसके साथ चलने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि पापा को एकदम से कोई मीटिंग आ गई है और उसके बाद उन्हें किसी से मिलने के लिए जाना है और मम्मा को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। मुझे ये फंक्शन अटेंड करना था दी, लेकिन अब मैं नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मैं ये फंक्शन अटेंड कर सकती हूँ। ये कहकर वो रिक्वेस्ट किए जा रही थी इशिका से। तो इशिका उसे कहती है कि तू जानती है ना कि मैं ऑलवेज़ तेरे लिए तैयार रहती हूँ। तो रूही स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी दी मेरे साथ चलेंगी। तो इशिका उसे कहती है ठीक है, कल सुबह मैं तुझे वहीं स्कूल पर ही मिलूँगी। इनकी आपस में जो सिस्टर्स की बातें होती हैं उसके बाद वो थोड़ी सी बातें एक दूसरे के साथ करती हैं और अपनी जो कॉल है वो कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद इशिका चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती हैं। लेकिन एनी की कुछ बातें उसके जहन में अभी भी घूम रही थी कि तुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज़ किया, बहुत से लोग तुझे पसंद करते हैं, लेकिन तुझे कोई भी पसंद क्यों नहीं आता। यहाँ इशिका अपनी फीलिंग्स से अनजान थी कि उन्हें लड़कों के लिए फीलिंग्स हैं कि लड़कियों के लिए। वो ये सोचते सोचते सो जाती है
वो नहीं जानती कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख़ास इंसान बहुत जल्दी आने वाला है। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।